हेलो, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने जीके की डेली डोज में। और इसमें हम 5 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उनका डीएनए करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है। कैटेगरी स्पोर्ट्स है, खेल यूनिट से पुरस्कार है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है इसी वर्ष। टीसीएस की जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उनमें से स्पोर्ट्स एक हिट एरिया है, तो आप देख सकते हो उसमें। तो क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है कैस्पर रूड, ऑप्शन बी है स्टेफानोस सिट्सिपास, ऑप्शन सी है राफेल नाडाल, ऑप्शन डी है कार्लोस अल्कारेज। देखिए आपको दिख रहा होगा सब चारों ऑप्शन। मैंने आंसर बॉक्स में डाल दिया है, यानी इसका सही आंसर क्या है, कार्लोस अल्कारेज। अब देखिए ये वाली बात चल रही है 2022 की, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया था ये इस वर्ष 2023 के स्टार्टिंग में आया था, और यूएस ओपन जो है अगस्त सितंबर लास्ट में होता है 2022 के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। लेकिन इसी को अगर हम रिलेट करें तो हम देखें कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है क्या। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का संबंध जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के लॉन टेनिस टूर्नामेंट से होता है। आप सबको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है। चारों के मैंने नाम लिख दिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। इसमें ये क्रम भी है, ये क्रम है, साल में पहला टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जो कि जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, विंबलडन जून जुलाई में होता है, यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट है, जिसे हम कहते हैं मैट, उस पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी यानी टर्फ पर खेला जाता है। विंबलडन घास यानी ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, और यूएस ओपन अगेन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। एक्स्ट्रा जानकारी देने का प्रयास किया है, आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने नोट्स में बता दिया आपको कि चूंकि वो 2022 का क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि 2023 में चारों के चारों ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, तो हमें चारों विजेताओं के नाम जानने चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के जो पुरुष विजेता हैं वो है नोवाक जोकोविच, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की जो महिला एकल विजेता है वो है आरियाना साबालेंका। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, ये देशों के नाम लिख दिए हैं मैंने, और आरियाना साबालेंका बेलारूस के। कई बार देशों से भी क्वेश्चन आता है, ये आपसे पूछता है। अगर देखते हैं फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन पुरुष नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के हैं। फ्रेंच ओपन महिला ईगा स्विटेक यानी जो पोलैंड की निवासी है उन्होंने जीता है। आगे बात करते हैं विंबलडन 2023 की। विंबलडन 2023 पुरुष कार्लोस अल्काराज ने जीता है, स्पेन के निवासी। और विंबलडन महिला मार्केटा बोंद्रोसोवा ने जीता है, जो चेक गणराज्य की खिलाड़ी है। आगे बात करते हैं यूएस ओपन की। यूएस ओपन 2023 पुरुष का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के खिलाड़ी ने। और यूएस ओपन महिला कोको गॉफ ने जीता है, जो यूएसए की महिला खिलाड़ी है। तो इस प्रकार से साथियों विंबलडन लिस्ट में है एग्जामिनर की, आयोग की, तो आपको भी विंबलडन से कोई भी क्वेश्चन अछूता नहीं रहना चाहिए। सारे पोर्शन आपको विंबलडन के पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, है ना, जितने भी ग्रैंड स्लैम है, मेरे मुंह से विंबलडन निकल गया, जितने भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो आपके साथ हिट लिस्ट में रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए मैंने बताया, मैंने सभी क्वेश्चन बोले हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए। तो ये इस साल 2023 की स्टार्टिंग में जब तक ये हुआ नहीं था टूर्नामेंट, तो एग्जाम आया था। तो क्वेश्चन था 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी यानी देश कौन करेगा, यानी यह टूर्नामेंट कहां होगी। तो इसका सही आंसर था आपका ऑस्ट्रेलिया। कहां होगी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, आप देख सकते हैं।
इसकी मैंने जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा न्यूज आपको देने का प्रयास किया है, देने का प्रयास किया है कि सबसे पहले तो फीफा देखिए, फीफा क्या है। तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी फीफा एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो पूरे विश्व में फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट कराने की जिम्मेदारी लेता है। मुख्यतः इसकी जो बड़ी टूर्नामेंट हैं वो फीफा पुरुष वर्ल्ड कप और फीफा महिला वर्ल्ड कप है। फीफा शब्द का जब भी आपके सामने शब्द आए तो आपको यही समझना होगा कि कहीं ना कहीं फुटबॉल से बात हो रही है। कल भी जब हम क्लास डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि फीफा ने उड़ीसा के साथ मिलकर फुटबॉल खेल को वरीयता देने के लिए वहां के विद्यार्थियों को फुटबॉल किट फ्री में बांटने की क्या किया है, एक अभियान चलाया है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में हुई थी, पेरिस फ्रांस में। और फीफा का हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके बाद हम एक्स्ट्रा न्यूज में देखते हैं फीफा महिला विश्व कप 2023, जो ये क्वेश्चन है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रहा है। तो ये इसका रिजल्ट अब आ चुका है। मैंने बताया था तो शुरुआत में पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में इसका रिजल्ट आ चुका है। और इस वर्ष 2023 में फीफा महिला विश्व कप 2023 को जीता है स्पेन ने, और रनर टीम रही है इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड को हराकर स्पेन फीफा महिला विश्व कप विजेता 2023 बना है। एक बात और जानिएगा, ये जो दोनों वर्ल्ड कप हैं ये प्रत्येक 4 साल के अंतराल पे होते हैं। ठीक है, तो 2023 में अगर महिला वर्ल्ड कप हुआ है तो अगला महिला वर्ल्ड कप फुटबॉल का होगा 2027 में, जिसके लिए अभी आयोजन स्थल सेलेक्ट नहीं हुआ है, नहीं तो मैं आपको जरूर जानकारी देता। एक और एक्स्ट्रा न्यूज आपके लिए है, फीफा पुरुष विश्व कप 2022। तो फीफा पुरुष विश्व कप 2022 कतर में हुआ था पिछले साल। इसकी विजेता टीम थी अर्जेंटीना और इसकी उप विजेता टीम थी फ्रांस। यानी हम कह सकते हैं कि फीफा पुरुष विश्व कप 2022 फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता था। अब इसकी बोली लग चुकी है, इसका अगले वर्ष का जो आयोजन स्थल है वो हो चुका है। यानी 2022 के बाद यह टूर्नामेंट 2026 में होना है, और 2026 में किस जगह होना है? 3 देशों में यह टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। मतलब जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 का पुरुष वर्ल्ड कप, वो अमेरिका महाद्वीप में होगा, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होगा, जहां पर 3 प्रमुख देश इसका आयोजन करेंगे, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। तो ये आपके लिए जानकारी थी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए सही आंसर है 8। कितने शहरों में होगा? 8। और ये 8 शहर कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको नोटिस करा दिया है। मध्य प्रदेश के 8 नगरों में। और ये जो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो 5वां संस्करण है, ये हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है कि 5वां संस्करण जो पूछा है आपसे ये इसी वर्ष 2023 में हुआ है, और ये प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी में आयोजित होती है टूर्नामेंट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका प्रारंभ 2018 में हुआ था, और ये पहली बार नई दिल्ली में 2018 में आयोजित किए गए थे। उसके बाद दूसरी बार 2019 में पुणे में आयोजित किए गए, तीसरी बार 2020 में गुवाहाटी में आयोजित किए गए, उसके बाद 21 में कोरोना काल के चलते ये नहीं हुए, फिर 22 में चौथा इनका संस्करण हरियाणा में किया गया, और अब 2023 में 5वां संस्करण इनका मध्य प्रदेश के इन 8 शहरों में हो रहा है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मांडला, बालाघाट और खरगोन। तो ये इसके लिए एक्स्ट्रा डिटेल थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है सरकार, भारत सरकार का जो खेल मंत्रालय है वो प्रतिवर्ष कराता है, और ये कई तरीके के कई श्रेणियों में गेम्स होते हैं। जैसे खेलो इंडिया युवा हो गया, ये देखा हुआ है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी हो गया, खेलो इंडिया हो गया,
कई तरह के खेलो इंडिया पैरा भी होने लगा है। पैरा शब्द जहाँ पर भी आ जाए वहाँ दिव्यांग या विकलांग जो शारीरिक रूप से अक्षम खिलाड़ी होते हैं उनसे संबंधित टूर्नामेंट होती है। चाहे वो ओलंपिक में पैरा शब्द लग जाए, राष्ट्रमंडल खेल में पैरा शब्द लग जाए, या खेलो इंडिया में पैरा शब्द लग जाए, तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर वो लोग, वो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं अक्षम है। ठीक है, तो पैरा साथियों जानिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हमारे जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, ठीक है, इस समय तो इस टूर्नामेंट का जो उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के जो एमपी, अब तो खैर चेंज हो गए हैं, लेकिन पहले शिवराज सिंह चौहान थे, अभी फरवरी में जब हुआ था ये, तो उनके साथ मिलकर किया है। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आज का, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा से ग्रहण किया गया? ऑप्शन ए में है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी में है गणराज्य की संकल्पना, ऑप्शन सी में है सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन डी में है समवर्ती सूची की संकल्पना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बॉक्स में आंसर कर दिए हैं, इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, कनाडा से लिया गया है। साथ ही मैंने एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी है कि कनाडा से और क्या क्या ग्रहण किया गया है। तो प्यारे बच्चों, कनाडा से हमने एक तो ये लिया है परामर्श देने का अधिकार, दूसरा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, ये भी हमने कनाडा से सीखा है। अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जो संविधान में लिखी हुई नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य कानून से संबंधित 3 सूचियां 7वीं अनुसूची में शामिल है। संघ सूची जिसमें लगभग 100 सब्जेक्ट्स हैं, राज्य सूची जिसमें लगभग 61 सब्जेक्ट हैं, समवर्ती सूची जिसमें लगभग 52 सब्जेक्ट हैं। आप सबको पता होगा कि जो संघ सूची में विषय लिख दिए जाते हैं उन पर संसद कानून बनाती है, जो राज्य सूची में विषय रख दिए जाते हैं उन पर राज्यों के विधानमंडल कानून बनाते हैं, और जो विषय समवर्ती सूची में शामिल होते हैं उन पर केंद्र और राज्य को दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन जो विषय इन तीनों ही सूचियों में शामिल ना हो उन्हीं को हम अवशिष्ट विषय कहते हैं या अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। बची कुची, अवशिष्ट का मतलब होता है बची कुची। तो भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया है, यानी संसद को दिया है, और यह वाली बात हमने कहाँ के संविधान से ग्रहण की है? यह बात हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। इसके अलावा कनाडा से एक और इंपोर्टेंट पॉइंट लिया गया है, केंद्र तथा राज्य, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। आप सबको पता ही होगा कि जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा प्रायोजित होती है, राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी केंद्र सरकार के अनुशंसा पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट हमने कहां से लिए हैं? कनाडा से लिए हैं। अब बात कर लेते हैं पहली चीज कि सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 143 143। ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, इसी बात को बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने का अधिकार होगा किसको? राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति जी को जब कभी ऐसा लगे कि किसी विधिक मामले में मुझे सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह लेनी चाहिए, तो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच में ये जो सलाह लेने और देने के बीच का जो होता है ना, कुछ कोई कौन पहुंचाएगा कौन जाएगा, ये काम करेंगे हमारे महान्यायवादी। महान्यायवादी के माध्यम से ही राष्ट्रपति जी की जो भी जानने की इच्छा होगी सुप्रीम कोर्ट से, तो महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट को वो लेकर जाएंगे। यदि कभी ऐसी कंडीशन आती है कि राष्ट्रपति जी ने कोई विधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट को सारे कामकाज छोड़कर पहले सलाह देनी पड़ेगी। अर्थात अनुच्छेद 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति की द्वारा मांगी गई सलाह पर सलाह देने पर सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट को पहले सलाह देनी होगी। हाँ, एक बात और इसमें लिखी दी है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी सलाह राष्ट्रपति जी को देगा, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जी उस सलाह को माने। अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक, तो ये है सी। इसके अलावा और जो ऑप्शन है उन पर चर्चा अगर हम करें तो देखिए, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो हमने यूएसए से ली,
कहाँ से ली है? यूएसए से ली है। गणतंत्र गणराज्य की ये हमने फ्रांस से लिया है। कहाँ से ग्रहण किया है हमने? फ्रांस से लिया है। और समवर्ती सूची हमने ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहाँ से ली है हमने? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, ये हमने यूएसए से लिया है। गणतंत्र होना चाहिए, ये हमने फ्रांस से लिया है। और समवर्ती सूची की कॉन्सेप्ट जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस किया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन, जो आज की डोज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, न्यूट्रॉन की खोज की किसने की है? तो आपको पता ही होता, लेकिन मैंने इसको डाला, मेरा मूड नहीं था कि बहुत सतही क्वेश्चन है कि इसको ना डाला जाए, लेकिन मैंने कहा आपको इसलिए भी थोड़ा पता होना चाहिए कि टीसीएस का पैटर्न है, एसएससी के हम सोल्व पेपर सोल्व कर रहे हैं, जो आज तक पूछे हुए सवाल है उनको सोल्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साइंस के कुछ पोर्शंस उसमें रहते हैं। तो किस तरह के सवाल है? हालांकि सवाल जब भी आया होगा किसी ने गलत नहीं किया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक साहब, आप सब जानते हैं बचपन से हम ईंट पर नाच पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप सब देख ही रहे हैं। खैर, इसके अलावा एक और बात बता देता हूँ मैं आपको कि जो चैडविक साहब ने जब न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो इस खोज के लिए 1935 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आपके लिए एक नई खोज है, नई बात है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको आप ध्यान रख लें कि 1935 में चैडविक को क्या मिला था? भौतिकी का नोबेल मिला था। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो रदरफोर्ड जो है अपने किस खोज के लिए जाते हैं? प्रोटीन की खोज के लिए, प्रोटॉन की खोज के लिए जाते हैं। गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन एनोड किरणों की खोज के लिए जाने जाते हैं। और नील्स बोर तो आप जानते ही हैं, बोर का परमाणु उन्होंने दिया था। तो इस प्रकार से आज की जो डेली डोज है उसके 5 क्वेश्चन जिन पर हमने पूरी तरह से विश्लेषण किया, ये मैंने आपको विश्लेषण करके बताया। देखिए, ये जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य होता है, जो ये 5 डेली डोज मैं आपको दे रहा हूँ, टॉप 5 क्वेश्चन, इसका उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं आपको पता है कुछ चीज़ें नहीं पता है। अगर हम दोनों ही चीज़ों को मिला लें तो कुल मिला के इससे आपका एक बेहतर रिवीजन होता रहेगा। तो मेरा आपसे बस यही निवेदन ही समझ लीजिए कि आप, क्योंकि हमें निवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन हमें आपको कराना है, तो हम आपसे निवेदन ही करेंगे पढ़ने के लिए। तो आप प्लीज़ फोकस कीजिए, सिलेक्शन पर फोकस कीजिए, ट्रेंड पर फोकस कीजिए। हर एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने की अलग अलग रणनीति होती है। तो जो भी प्यारे विद्यार्थी जीएस से घबराते हैं, वो देखें कि आजकल ट्रेंड में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये वीडियो उसी हेतु में आपके सामने लेकर आए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।